चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन सिटिंग अरेंजमेंट का। आज हमारा दूसरा दिन है। तो हमने कल डिस्कस किया था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो है 8 से लेकर 10 लोगों तक का हो सकता है इन जनरल। उसके बाद हम लीनियर और पैरेलल अरेंजमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, और रेक्टेंगल और स्क्वायर अरेंजमेंट ये भी आता है। ठीक है, तो मैं सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करते हुए आपको समझा रहा था कि जनरली जब भी आपको जो है बेटा इनसाइड फेसिंग होता है, तो ऐसे केस में जो है यहाँ से डायग्राम को स्टार्ट करें, ये बेटर होता है आपके लिए, मतलब समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होता है। और जब सिटिंग अरेंजमेंट आपकी जो है फॉर एग्जांपल आउटसाइड पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे केस में यहाँ से स्टार्ट करें अगर आउटसाइड गिवन हो। और सिटिंग अरेंजमेंट बेटा अगर कुछ ऐसा गिवन है कि सब मतलब सम पीपल्स आर फेसिंग इनसाइड और सम पीपल्स आर फेसिंग आउटसाइड, अगर ऐसा गिवन हो तो ऐसे केस में तुम जो है इसके डायरेक्शंस नहीं दिखा सकते। अब पता नहीं कुछ बच्चों को नहीं समझ रहा होगा, लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है जल्दी से। सभी लोग फटाफट सॉल्व करिए। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हमने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना था इसलिए तो मैंने बोला रीटेक लेना है करके। ठीक है, चलो करो जल्दी जल्दी। बहुत ही बढ़िया है बेटा, ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, डन करिए जिसका हो गया है। 8% ABCD FGH are sitting around a circular table facing center of the table. No one sits according to the alphabetical order. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, आपको ये पॉइंट आपको समझना है कि कोई भी जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मतलब नहीं बैठेगा, मतलब ए के बाजू में बी नहीं बैठेगा, बी के बाजू में सी नहीं बैठेगा, इस तरह से। और तीन ही पॉइंट है बेटा, सी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ई सिट्स, और तीसरा पॉइंट है एफ सिट्स। तीन पॉइंट में पूरे डायग्राम को बैठाना है। अरे कब सॉल्व करोगे तुम लोग, कितना टाइम लेते हो यार। डन, ओके। बस एक पर्सन का हुआ है इतना टाइम लेके, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। चलो ध्यान से सुनो बच्चों, क्या लिखा है देखो, यहाँ पे जो डाटा लिखा है हम उसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या लिखा है देखो, 8% ABCD EF GH आर सेट्स अराउंड द सर्कुलर टेबल। मतलब 8 लोग जो है बेटा यहाँ पे जो है सर्कुलर टेबल में बैठेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग मेथड से भी हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल उतना डीप में नहीं जाऊंगा। पहले आप बेसिक पहले स्ट्रक्चर समझ लो, इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसे
ये 8 लोग जो है सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सारे के सारे जो है सेंटर फेस कर रहे हैं। नो वन सिट्स अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कोई भी नहीं बैठेगा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके समझाया गया है। क्या लिखा है देखो, ए डज नॉट सिट्स नेक्स्ट टू बी, मतलब ए बी के बाजू में नहीं बैठेगा। एंड बी डज नॉट सिट नेक्स्ट ए एंड सी, मतलब बी जो है ए और सी दोनों के बाजू में नहीं बैठेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ए के बाजू में बी या बी के बाजू में सी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं बैठने चाहिए। अब देखो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट बैठाने के पहले इन तीन ही पॉइंट, तो तीन पॉइंट को प्रॉपर्ली लिख लो। क्या लिखा है देखो, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बेटा ए के थर्ड लेफ्ट में सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सी जो है थर्ड लेफ्ट में है किसके, ए के। ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, ई जो है बी के इमीडिएट राइट में है। और बाद में क्या लिखा देखो, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एफ जो है डी के थर्ड राइट में है, तो एफ जो है डी के थर्ड राइट। बस ये तीन पॉइंट को लेके आपको डायग्राम को स्टार्ट करना है। तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी एक पॉइंट ले, जैसे ये पॉइंट लेता हूं मैं, ए के थर्ड लेफ्ट में क्या है, सी है, तो ए यहाँ पे बेटा एक दो और यहाँ पे आएगा सी। अब मेरी बात सुनो, ए के बाजू में जो है बी नहीं बैठ सकता, मतलब बेटा बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा। और बी जो है सी के भी बाजू में नहीं बैठ सकता, मतलब बी यहाँ पे भी नहीं आएगा और बी यहाँ पे भी नहीं आएगा। मतलब बी को इन दोनों में से किसी एक जगह पे बैठना है। ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर बेटा मैं बी को यहाँ पे बैठा सकता हूँ या फिर यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ, मेरी मर्जी। अगर मैं बेटा बी यहाँ पे बैठा दूँ, ठीक है, तो फिर मुझे इसके जस्ट राइट में ई को बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो आप दोनों में से किसी एक को ट्राई, हिट एंड ट्रायल करके देखो। ठीक है, चलो मैं हिट एंड ट्रायल करता हूँ। देखो अगर मैं बी यहाँ पे बैठा हूँ तो बेटा तो ई यहाँ पे आएगा, है ना। अगर बी यहाँ पे आएगा, देखो बी के जस्ट राइट में कौन है, ई है। और बाद में हमको ये बोला है कि डी के जो है दो गैप के बाद एफ को आना चाहिए। अगर डी के बेटा दो गैप के बाद एफ को आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से डी यहाँ पे ले लेता हूँ, तो एक दो एफ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मैं डी यहाँ पे क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि सी के बाजू में डी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, और ये प्रॉपर्ली मेरे हिसाब से डायग्राम बन चुकी है। अब बचा कौन सा, जी और एच। तो एफ के बाजू में जी नहीं बैठ सकता, मतलब जी यहाँ बैठेगा तो एच यहाँ बैठेगा। तो ये हो गया आपका डायग्राम क्लियर। बोलो ऐसे ही आया है सबका, बोलो ऐसे ही आया है सबका। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और एक चीज बता देना चाहता हूँ बेटा। अगर इन केस अगर मैं बी को अलग यहाँ पे लेता, फॉर एग्जांपल देखो मैंने जो ग्रीन में लिखा है ना वही मैंने मॉडिफिकेशन की है, ध्यान से सुनो। अगर बेटा मैं बी को यहाँ लेता, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा बी को यहाँ के, जैसे मैंने बी को यहाँ पे लिया है, यहाँ की जगह मैं बेटा फॉर एग्जांपल बी को अगर यहाँ लेता, फॉर एग्जांपल अगर मैं बी को यहाँ लेता तो बी यहाँ पे आता, तो बी के राइट में ई बेटा यहाँ पे आता। चलो मैं मिटा के दिखाता हूँ आपको डबल से। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं बोल रहा था ना आपको बी कहाँ कहाँ है, जैसे ध्यान से सुनो। अब जैसे आपको पता है बेटा बी यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी सी का नेबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब देखो अगर फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मैं बी यहाँ पे लेता तो बी के राइट में ई यहाँ पे आता। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे लिए कौन कौन सी जगह बाकी थे। ठीक है, ये हमारे पॉइंट थे ना, मैंने पहला पॉइंट बैठाने के बाद दूसरा पॉइंट बैठाया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बी यहाँ पे लेता तो मुझे ई यहाँ पे लेना पड़ता। अभी बचे कौन है, ठीक है, एफ जी एच और कौन बचा है, डी बाकी है ना। अब डी जो है बेटा यहाँ पे भी नहीं आ सकता और डी जो है यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मतलब डी एक तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा या फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन डी से दो छोड़ के एफ है, अगर बेटा मैं डी यहाँ पे लेता हूँ तो डी से दो छोड़ के एफ यहाँ पे आएगा, जो कि लॉजिकली गलत होगा क्योंकि ए और एफ जो है एक साथ आ जाएंगे। मतलब मुझे डी यहाँ पे नहीं, मुझे डी पक्का यहीं पे लेना पड़ेगा। और डी से दो छोड़ के बेटा एफ, और एफ के लिए देखो जगह ही नहीं बची, मुझे डायग्राम गलत हो जाती, समझ रहे हो। ये डायग्राम जो है गलत हो जाती। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करते तो गलत क्या होगा वो भी आपको ऑटोमेटिकली दिख ही जाएगा, और एक ही आंसर होता है हमेशा सही वाला, वही आपको टिक करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी से, थोड़ा फटाफट सॉल्व करो यार, मतलब ऐसा टाइम पास मत करो। ठीक है, 7:51 हो गए हैं, 3 मिनट का समय है आपके पास। 7:54 में मैं आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा फिर।
बताइए आंसर। ओके, ठीक है, जिनका हो गया डन करो, जिनका नहीं हुआ वो ट्राई करते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान दो अच्छे से और सुनो क्या बोल रहा हूँ। 8% KLM and OPQR are sitting around a circular table facing center of the table but not necessarily in the same order। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारे के सारे लोग जो है बच्चों 8 लोग हैं यहाँ पे, और 8 लोग जो है सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इससे कोई फर्क नहीं करता, ये हमेशा आपको सेंटेंस दिखेगा। इसका मतलब ये है कि KLM और PQR ऐसा लाइन से नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो कुछ भी पजल वाइज बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखे, देखो आर एंड टी आर फेसिंग ईच अदर, आर और पी जो है बेटा फेसिंग ईच अदर, और फेसिंग ईच अदर का मतलब होता है अपोजिट बैठ जाना, ठीक है, अपोजिट सिटिंग, याद रखो। फेसिंग ईच अदर का मतलब होता है बेटा अपोजिट सिटिंग, मतलब आर और पी जो है एक दूसरे को फेस करेंगे, मतलब एक दूसरे को देखेंगे। बाद में क्या लिखा, देखो आर एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, आर और के जो है बेटा एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं। देखो मैं इस तरह से जो है शो करता हूँ इमीडिएट नेबर नहीं है उनको, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कैसे आप इस लाइन को याद रख सकते हो बाय सिंबॉलिकली, ठीक है। बाद में क्या लिखा, देखो m इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ r, m जो है r का नेबर नहीं है, मतलब बेटा m जो है r का नेबर नहीं और r जो है k का नेबर नहीं है। बाद में क्या लिखा, देखो 2% सिट बिटवीन k एंड q, तो k और q के बीच में बेटा दो लोग हैं। अब देखो जब मैं ऐसा लिखूं k और q के बीच में बेटा दो लोग हैं, देखो मैं ऐसा दिखाऊंगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि k के थर्ड राइट में q है तो मैं ऐसा एरो दिखाऊंगा। अब देखो अगर मैं ऐसा एरो दिखाऊं बेटा तो इसका मतलब होता है कि k के थर्ड राइट में q है, लेकिन जब मैं ऐसा दिखाऊं तो इसका मतलब होता है कि k और q के बीच में दो लोग हैं। अगर k और q के बीच में दो लोग हैं तो उसका मीनिंग क्या अलग होगा, तो इसका मीनिंग बेटा ये भी तो हो सकता है कि q यहाँ पे और k यहाँ पे, बस बीच में दो लोग ही तो चाहिए थे हमके, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखो। बाद में क्या लिखा, देखो L सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q के इमीडिएट लेफ्ट में जो है बेटा L बैठा है, ठीक है। बाद में क्या लिखा, देखो 2% सिट्स बिटवीन L एंड O, तो L और O के बीच में दो लोग बैठे हैं। देखो दो लोग बैठे करके मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेफ्ट या राइट कुछ होता तो मैं एरो दे देता। 1% सिट्स बिटवीन K एंड N, तो K और N के बीच में जो है बेटा एक पर्सन बैठा है, ठीक है। N एंड Q आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, तो N और Q जो है ये एक दूसरे के नेबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें जो है गिवन है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे प्लेस करेंगे। अब सबसे पहले बात होती है कि आपको प्लेस करने के लिए कौन सा पॉइंट थोड़ा इजी लग रहा है। देखो आपकी मर्जी होती है, जैसे मुझे ये पॉइंट जो है इसको मैं प्लेस कर दूंगा तो इसके कारण मैं ये वाली पोजीशन बैठा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे सिर्फ ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है बच्चों जिसमें लेफ्ट या राइट गिवन है, बाकी पॉइंट्स में नहीं है। इससे फर्क क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मैं क्यू को यहाँ बैठा दूं तो क्यू का लेफ्ट जो है क्या हो जाएगा एल, लेकिन एल से दो गैप ओ, तो बेटा एल से दो गैप ओ यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन एल से दो गैप ओ बेटा यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब ओ का पोजीशन क्लियर नहीं होगा इससे, ठीक है। चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं। फिर बाद में क्या लिखा है, देखो क्यू और के बीच में दो का गैप, अगर बेटा क्यू यहाँ पे तो एक दो के यहाँ पे भी आ सकता है, फिर क्यू यहाँ पे तो एक दो के यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब देखो दो 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 पोजीशंस बन रहे हैं। अब ऐसे केस में बेटर वे होता है कि दो डायग्राम बना लो। अगर तुमको दो डायग्राम से नहीं बना सकते हो तो फिर क्या करो, ट्राई करो कि एक कनेक्शन डेवलप करो इनके बीच में। अब कैसा कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं, देखो पहली बात ये है कि Q के जस्ट लेफ्ट में कौन है, L है, और Q और K के बीच में बेटा कितने का गैप है, फॉर एग्जांपल दो का गैप है। अगर मैं ऐसा थोड़ा सोच लूँ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे दो का गैप और यहाँ पे K ले लूँ और यहाँ पे डॉट करके N ले लूँ, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है N लिखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब कंटिन्यू सात लोग जो है आ रहे हो। वैसे भी सर्कल में टोटल कितने होते हैं, 8 लोग होते हैं, है ना। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखो एल और ओ के बीच में दो का गैप, तो एल एक दो ओ, चलो मैं अगर यहाँ पे ओ को प्लेस कर दूं तो ऐसा कुछ आप थीटा एंड ट्रायल कर सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन में आपको पूरा डाटा मिल जाए, ठीक है। समझ रहा है क्या। अगर ऐसा आपसे नहीं जम रहा है तो फिर आपको किसी एक पॉइंट को लेके ट्राई करके देखना पड़ेगा, अथवा दूसरी डायग्राम तुरंत बना लो बाजू में, उससे भी आपका काम बन जाएगा। बोलो यहाँ तक अंडरस्टूड है आप लोगों को, पहले बताओ, ठीक है, ध्यान से सुनो।
देखो आंसर आया बेटा वो मैटर नहीं करता, हमें सीखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। आंसर तो चलो मैं भी निकाल दूंगा फटाक से कि आंसर कैसे आना है, ठीक है, लेकिन मेन है आपको सीखना पड़ेगा कि ये हो कैसे सकता है, इसके मतलब क्या क्या चांसेस है होने के, वो हमें चेक करना है, ठीक है। चलो तो अब मैं बोलता हूँ कि चलो मैं बोलता हूँ कि L से दो गैप बेटा O है, तो मैं इधर ट्राई करके देखता हूँ। तो L से दो गैप बेटा अगर मैं यहाँ पे O ले लेता हूँ, ठीक है, तो L से दो गैप अगर मैं O ले लेता हूँ तो Q से जो है दो गैप K, तो Q से दो गैप अगर मैं यहाँ पे K ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ करते हैं हम लोग ट्राई, तो देखो K से एक गैप है तो K से एक गैप N बेटा इधर भी आ सकता है, K से एक गैप M बेटा देखो इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो रही है, ठीक है। तो और कोई पॉइंट है क्या जो आपके इस डायग्राम को प्रॉपरली क्लियर करे, ठीक है, उसको थोड़ा सोचते हैं, उससे शायद बन जाए डायग्राम। कैसे क्या पे, अच्छा हाँ एक पॉइंट है, हाँ ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट काम में आएगा। देखो आर और पी को बेटा अपोजिट में बैठना है, ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर आर और पी को अपोजिट में बैठना है तो देखो ऐसे जगह खाली चाहिए ना, ऐसे जगह खाली चाहिए, आर और पी को अपोजिट में बैठना है। तो आर और पी को अगर अपोजिट में बैठना है तो एक तो ये वाला पोजीशन हो सकता है आर और पी के लिए, है ना, या फिर ये वाला पोजीशन हो सकता है आर और पी के लिए, अगर हमने ऐसा बना दिया। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है, मतलब आर और पी की जगह को लेके, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं फॉर एग्जांपल ओ को यहाँ पे ना लेते हुए अगर मैं ओ को यहाँ पे ट्राई करके देखूं, क्योंकि एल से दो गैप हो तो एल से एक दो गैप बेटा ओ, तो देखो यहाँ पे, देखो ये देखो यहाँ पे जो है ओ के अपोजिट में कोई तो एक बंदा आएगा जिससे मतलब आर और पी जो है यहाँ पे आ नहीं सकते, तो आर और पी बेटा अपोजिट में बैठेंगे ना एक दूसरे के, तो इसलिए देखो यहाँ पे एक तो पॉसिबिलिटी है और बाकी जगह पे नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पक्का आर और पी ऐसे ही आ सकते हैं, ठीक है। हम बस एक हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, देखो आपको मैं अलग अलग तरीके से समझा दूंगा। अब आप बोलोगे कि नहीं सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको सीखना है बस कि कैसे आप मिनिमम पॉसिबिलिटी या मिनिमम कंडीशंस में डायग्राम को ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ओ को क्यों हटाया, यहाँ पे इसलिए हटाया क्योंकि अगर मैं ओ को थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे ले लूँ तो बेटा ये एक ही जगह बनती है आर और पी के लिए, समझ रहे हो, मतलब अगर आर यहाँ पे तो पी पक्का यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो, अगर P यहाँ पे आता है तो बेटा यहाँ पे R पक्का आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, लेकिन R और P ये पोजीशन पकड़ के रखेंगे। अब बचेगा कौन, तो देखो K से एक गैप N, तो बेटा देखो K से एक गैप N अगर यहाँ पे लूँ तो भी गलत हो जाएगा, K से एक गैप N अगर यहाँ पे लूँ तो भी गलत हो जाएगा, मतलब K की पोजीशन गलत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, K की पोजीशन गलत हो जाएगी, मतलब हम जिस प्रकार से R और P को सोच रहे हैं उस हिसाब से बेटा K की पोजीशन गलत हो जाएगी। तो के को कहाँ पे लेना पड़ेगा, तो के को यहाँ पे ट्राई करते हैं, एक दो और यहाँ पे के को लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे के को ले लूँ तो कोई भी पोजीशन नहीं बैठी जिसके अपोजिट में, ये भी नहीं बनी, ये भी नहीं बनी, ये भी नहीं, चलो तो सारा के का वैसे भी वहाँ पे पोजीशन गलत ही हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दो डायग्राम से बनाना बेटर होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों का आ गया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन उसके पीछे रीजन अपोजिट वाला क्या, अपोजिट वाला क्या, हाँ अपो जो पॉइंट पहले लेना है वो पहले ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको तरीके बता रहा था कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। अब जो मैं तरीके से समझाना चाह रहा था उस तरीके से जो है बेटा डायग्राम मतलब जल्दी से क्लैरिफाई नहीं हो पा रही थी, ठीक है। आर और पी से भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आर और पी को पहले ही बैठा दूं, ठीक है, ध्यान से सुनो, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आर और पी से स्टार्ट करो, तो बेटा आर और पी को अगर मैं पहले ही बैठा दूं तो बाकी के कोई भी पॉइंट नहीं है ना उससे रिलेटेड ज्यादा। चलो आप बोल रहे, चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैं बस ये बताना चाहता था कि दो डायग्राम मेथड भी होती है इसको सॉल्व करने के लिए, तो दो डायग्राम मेथड, चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं आर और पी, चलो मैं तब बैठा देता हूँ आर यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल पी यहाँ पे। अब देखो बेटा आर का नेबर के नहीं है, मतलब के यहाँ पे नहीं आएगा और के यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और आर का नेबर एट द सेम टाइम एम भी नहीं, मतलब एम भी यहाँ पे नहीं आएगा और एम भी यहाँ पे नहीं आएगा। चलो के से तो चलो हट गए हम लोग, लेकिन के और एन के बीच में एक गैप है, तो अभी तुम के कहीं पे भी बैठा सकते नहीं, इन चार जगह पे, और क्यू और के बीच में दो का गैप होना, ओके। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर के यहाँ बैठा तो सर दो गैप क्यू सर यहाँ पे ले लो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर के यहाँ बैठा तो दो गैप क्यू सर यहाँ पे ले लो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर के यहाँ बैठा तो सर दो गैप क्यू सर यहाँ पे ले लो, तो बेटा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ इसको दो डायग्राम से, ठीक है। मैं आपको दो डायग्राम मेथड से समझाना चाहता हूँ कि कैसे फास्ट में बन सकता है ये दो डायग्राम मेथड से, ठीक है। चलो मैं दो डायग्राम ट्राई करता हूँ इसके ऊपर, एक मिनट।
एक मिनट रुको बच्चों। तो सिंगल डायग्राम में बन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, पता नहीं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ मैं। एल इमीडिएट राइट ऑफ एम है। अच्छा कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ मैं, रुको एक मिनट, मेरे को पढ़ने दो सारे पॉइंट बरोबर लिखे कि नहीं। पहले देखो आर एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ फीचर, वो भी बरोबर लिखा है मैंने। 2% से बिटवीन के एंड क्यू, ओके। एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। 2% से बिटवीन एल एंड ओ, एल एंड ओ। 1% से बिटवीन के एंड एन। क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बरोबर तो लिखा है सारा पॉइंट। चलो ट्राई करके देखता हूँ मैं दो डायग्राम से। ठीक है चलो ध्यान दो, दो डायग्राम से ट्राई करते हैं। अगर बेटा मैं Q यहाँ पे लूँ तो Q के जस्ट लेफ्ट में L को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं Q यहाँ पे लूँ तो L को यहाँ पे लेंगे। अब देखो L और O के बीच में 2 का गैप है, तो L 1 2 O यहाँ ले लेते हैं, तो L 1 2 O एक बार इधर ले लेते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से O से ज़्यादा फायदा नहीं है हमको, हम K को लेते हैं, ठीक है। देखो K और Q के बीच में 2 का गैप है, तो Q 1 2 K यहाँ ले लेता हूँ मैं, Q 1 2 K यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या पॉइंट है, K और N के बीच में एक का गैप, K एक गैप N हो ही नहीं सकता, K एक गैप N यहीं पे लेना पड़ेगा पक्का। K एक गैप N यहाँ पे, देखो K एक गैप N यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि N जो है Q का नेबर नहीं है, है ना। मतलब बाय डिफॉल्ट K एक गैप N यहीं पे आएगा, ठीक है। और कौन सा पॉइंट है हमारा, अभी देखो L से 2 गैप हो, L 1 2 O यहाँ आ सकता है, L 1 2 O यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन हम पहले डिस्कस कर लेते कि K का नेबर R नहीं है, तो K का नेबर R नहीं है। देखो अब K का नेबर बेटा, देखो ये डायग्राम में देखो K का नेबर R नहीं है, लेकिन हमको देखो R और P दोनों के लिए अपोजिट में जगह खाली चाहिए, R और P दोनों को अपोजिट में जगह खाली चाहिए। तो कौन सा पॉइंट है, देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर R यहाँ पे नहीं आएगा बेटा तो पक्का P यहाँ पे आएगा, अगर P यहाँ पे आएगा तो पक्का R यहाँ पे आएगा, है ना। और R जो है N का नेबर नहीं, वैसे भी N यहाँ पे आएगा, मतलब हमने N को यहाँ ले लिया, L को यहाँ ले लिया, Q को यहाँ ले लिया, K को यहाँ ले लिया। अब बचा कौन, L से 2 गैप हो, L से 1 2 गैप हो, यहाँ पे O आएगा। अब बचा कौन आपका M, तो M यहाँ आएगा। आई थिंक डायग्राम करेक्ट है, अभी करेक्ट है डायग्राम। देखो सबके डायग्राम मैच कर रही है मेरे पॉइंट्स को, सर्कल को थोड़ा घुमा के देखो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने दो डायग्राम का कंसेप्ट क्यों समझाना है आप लोगों को, ध्यान से सुनो बेटा। तो कभी कभी क्या होता है पता है, जैसे कोई पॉइंट जो है ना मतलब प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पाता, मतलब गारंटेड नहीं है ना। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर 3 मिनट में आ गया होगा, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर बेटा 5-5 मिनट में आया, क्योंकि देखो वो आपका लक भी मैटर करता है। हो सकता है बेटा कि कुछ लोगों ने जो है ओ को इधर ले लिया होगा एल के लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए उनका डायग्राम करेक्ट हो गया। अब जो बच्चे ने बेटा एल के राइट हैंड साइड में ओ को लेके रखा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसका डायग्राम तो गलती होगा ना हर बार। तो ये कभी कभी बाय लक भी आ सकता है आप लोगों का आंसर जल्दी से, लेकिन आपको कंसेप्चुअली समझना है कि ऐसा ही क्यों। अगर आप एल के लेफ्ट साइड में ही ओ को ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, ओ को लेफ्ट साइड में ही क्यों ले रहे हो, राइट हैंड साइड में क्यों नहीं ले रहे हो। अगर तुमने राइट हैंड साइड में लिया तो हो सकता है तुम्हारा टाइम डबल लग जाए। अब तुमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो हो गया तुम्हारा टाइम जो है, जैसे किसी को 4 3 मिनट लगा होगा, तो बच्चे जो बच्चे ने राइट हैंड साइड में लिया उसको 5 मिनट लगे, क्योंकि उसके 2 मिनट तो यहाँ पे एनालिसिस करनी भी चलेगी कि होगी पोजीशन यहाँ पे गलत है करके। तो इसलिए जो है दो डायग्राम से आपको समझा रहा था, ठीक है। तो जरूरत गिरी तो दो डायग्राम बनाने हैं, अदरवाइज नहीं बनाने, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। करो ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो सभी को। और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ आज आपके लिए, ठीक है। जितने बेहतर हो सकते हैं उतने बेहतर क्वेश्चन लेके आया हूँ।
जल्दी बताइए। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या है इनका आंसर। हो गया क्या, जल्दी बोलो। ठीक है, हो गया। चलो, एक पर्सन का हो गया, बाकी लोग बताइए। हाँ, हो गया क्या। ओके।
बताइए और बाकी लोग बताइए, 2 लोगों का हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो 4-5 लोगों का हो गया है। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ध्यान से सुनिए बच्चों सब लोग, ठीक है, ध्यान दो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, 8 पर्सन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पर्सन है, एबीसीडी एफजी आर द 8 पर्सन सिट्स अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसेस आउटसाइड। तो बेटा यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है, कुछ लोग इनसाइड फेस करेंगे और कुछ लोग जो है आउटसाइड फेस करेंगे। जब भी इस टाइप की कंडीशन आती है कि सम आर फेसेस आउटसाइड एंड सम आर फेसिंग इनसाइड, तो ऐसे केस में आप डायरेक्शंस को पहले नहीं दिखा सकते, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हमें क्या बोला गया, ध्यान दो। अभी हमें बोला गया है, ठीक है, अभी हमें बोला गया है कि G एंड H आर सिट्स अपोजिट टू ईच अदर, मतलब बेटा G और H जो है अपोजिट टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, फेस करेंगे एक प्रकार से, हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। बाद में क्या लिखा देखो, C सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, तो F के बेटा इमीडिएट लेफ्ट में देखो C है, ठीक है, F के इमीडिएट लेफ्ट में C है। बाद में देखो B एंड H आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, मतलब B और H जो है एक दूसरे के नेबर नहीं है। C एंड F फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब C और F बेटा अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब C अगर इनसाइड फेस करता है तो F आउटसाइड, अगर F इनसाइड फेस करेगा तो C आउटसाइड। इमीडिएट नेबर ऑफ D फेसेस अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम D, मतलब D के जो नेबर है वो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, मतलब D के जो नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, ठीक है। G एंड H फेसेस द सेम डायरेक्शन, G और H बेटा सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, ठीक है। अब बाद में क्या लिखा है देखो, B फेसेस द सेंटर ऑफ द टेबल, मतलब B जो है बेटा ये सेंटर में फेस करेगा, मतलब ये जो है सेंटर फेस करेगा B, ठीक है। बाद में क्या लिखा है देखो, कहाँ गया, D सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ A के इमीडिएट राइट में बेटा D है, ठीक है, A के इमीडिएट राइट में D है। D फेसेस द सेंटर ऑफ द टेबल, और बेटा D क्या करेगा देखो, D जो है सेंटर फेस करेगा, ठीक है, D जो है सेंटर फेस करेगा। F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, F जो है D के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है, F जो है बेटा D के थर्ड लेफ्ट में है। एंड 2 पर्सन सिट्स बिटवीन F एंड E, और F और E के बीच में बेटा 2 लोग हैं। E एंड F फेसेस द सेम डायरेक्शन, मतलब E और F जो है सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, E और F जो है सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ए। ई और एफ बेटा सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, लेकिन ये दोनों जो है ए के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, मतलब अगर ए इनसाइड फेस करता तो ये दोनों ऑफसाइड फेस करेंगे, अगर ये दोनों फॉर एग्जांपल ये ए अगर आउटसाइड फेस करता है तो ई और एफ जो है इनसाइड फेस करेगा, ठीक है। बोलो पॉइंट क्लियर हो सबको, सब लोगों को बेटा पॉइंट क्लियर है जो मैंने लिखे हैं। ऐसा पहले आपको लिख लेना है, आप पहले मेरे को फॉलो करने की कोशिश करो, ऐसा पहले आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये सारे पॉइंट का जो है आपको यूज करके जो है डायग्राम को बनाना है, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए ये वाला पॉइंट। बेटा F और D के बीच में 2 का गैप है, एक प्रकार से भले D के लेफ्ट में F है, लेकिन F और D के बीच में बेटा देखो 2 का गैप है, और देखो F और E के बीच में भी 2 का गैप, मतलब इन दो पॉइंट से हमें एक बात समझती है कि अगर आप यहाँ पे D लोगे और 1 2 अगर आप F लोगे तो बेटा आपको E इधर लेने का चांस नहीं मिलेगा, आपको इधर 2 छोड़ के E लेना पड़ेगा, है ना। देखो क्योंकि यहाँ पे भी तो 2 का गैप है, अगर F से 2 गैप E बोलोगे तो D के ऊपर आ जाओगे, तो वो तो चांस है मतलब D के इस साइड में रहेगा। अब वो F का लेफ्ट है कि राइट है हमें नहीं पता, लेकिन हम D से डायग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, हमें इतना कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि D जो है कहाँ फेस कर रहा है, सेंटर फेस कर रहा है, तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ D, और D फेस कर रहा है बच्चों सेंटर, और D के लेफ्ट में 1 2 यहाँ पे कौन है, F है, और F से 2 गैप के बाद बेटा E है, F से 2 गैप के बाद यहाँ पे E है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या बोला है, ध्यान से सुनो, हर एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि ए के राइट में बेटा डी है, लेकिन हमको ए का डायरेक्शन नहीं पता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए को यहाँ ले लो, ए को इनसाइड दिखा दो, ए के राइट में डी है, तो बेटा ए का डायरेक्शन नहीं पता, क्या पता ए अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो, बेटा अगर ए गलती से फॉर एग्जांपल आउटसाइड देख रहा हो तो देखो ए अगर आउटसाइड देखेगा तो उस टाइम में ए के राइट में डी ऐसा आएगा, अगर ए इनसाइड देखेगा तो बेटा देखो ए के राइट में डी ऐसा आएगा। तो हमें ए का पोजीशन नहीं पता तो हम ए को नहीं बैठा सकते, लेकिन हमको इतना पता है कि ए दोनों में से कोई तो भी एक पोजीशन लेके बैठेगा। अब कौन सा पॉइंट है तुम ही बताओ, अब कौन सा पॉइंट है जो इस डायग्राम को आगे बढ़ा सकता है, कोई बता सकता है?
कौन सा पॉइंट है जो इस डायग्राम को आगे बढ़ाएगा? डी का नेबर अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, डी का नेबर अपोजिट डायरेक्शन में है, लिखा है क्या? अरे हाँ, सी और एफ दोनों नंबर। ओके 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 ओके, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो पॉइंट लिखा है सीधा सीधा, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट हम डायग्राम बना सकते हैं कि डी का जो है नेबर बेटा डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है और ए के राइट में डी है, तो ए के राइट में डी मतलब ए पक्का यहीं पे आएगा, है ना? चलो ए पक्का यहाँ आएगा, मतलब ए का तो पोजीशन क्लियर हो गया। अब कौन से पोजीशन क्लियर होने बाकी है? चलो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और कौन सा पॉइंट बाकी है? सी और एफ। ठीक है, सी और एफ जो है, एफ के लेफ्ट में सी है, हमको ऐसा बताना है, लेकिन एफ के लेफ्ट में सी कंफर्म कहीं नहीं है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि एफ का डायरेक्शन नहीं पता अभी तक। उसके बाद में कुछ लिखा है एफ के बारे में, हाँ देखो ई और एफ का जो डायरेक्शन है बेटा, देखो सेम है, लेकिन एफ का जो डायरेक्शन है ना वो ए के अपोजिट है, मतलब बेटा एफ जो है बाय डिफॉल्ट इनसाइड देखेगा क्योंकि ए आउटसाइड देख रहा है, मतलब ए भी इनसाइड देखेगा क्योंकि ई और एफ का डायरेक्शन बेटा सेम है। और यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन देखेगा ई और एफ के कंपैरिजन में। अगर ए आउटसाइड देखता है तो एफ और ई दोनों इनसाइड देखेंगे। अब हमें एक बात पता है कि एफ के लेफ्ट में सी है, तो बेटा एफ का लेफ्ट हैंड साइड इधर है, मतलब पक्का सी यहाँ आएगा। अब बचा कौन? जी और एच, है ना? जी और एच, दोनों तो बचे, जी और एच। जी और एच के बारे में कुछ है क्या? जी और एच के बारे में क्या, देखो बी जो है एच का नेबर नहीं है, अगर बी एच का नेबर नहीं तो बी वैसे भी देखो जी और एच तो ऐसे अपोजिट में बैठेंगे, मतलब पक्का बी यहाँ आ जाएगा, मतलब बी पक्का यहाँ आएगा। ठीक है, तो बेटा जी और एच में देखो एच जो है बी का नेबर नहीं, मतलब पक्का जी यहाँ आएगा, मतलब एच यहाँ आएगा। इस तरह से डायग्राम हो जाएगा आपका क्लियर। और आपको बोला गया है कि बी इनसाइड देख रहा है, तो बी को इनसाइड दिखा दो, बी सेंटर फेस करता है, देखो लिखा है यहाँ पे। और अभी हम जी और एच के बारे में बात करें, देखो जी और एच जो है सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, देखो जी और एच जो है सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो जी यहाँ आउटसाइड देखेगा तो ये भी आउटसाइड देखेगा। अब बात करते हैं सी की, सी और एफ देखो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, मतलब सी आउटसाइड देखेगा। बोलो सबका क्लियर हो गया? ये ऐसे ही डायरेक्शंस मैटर करते हैं, आपके एलिमेंट बाइट गए तो डायग्राम हो गया, ऐसा नहीं है, डायरेक्शंस मैटर करते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस के हिसाब से आपको सवाल आएंगे ना, किसके लेफ्ट में कौन है, किसके राइट में कौन है। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आपके सिंगल सिंगल पैरामीटर वाले क्वेश्चन। सिंगल सिंगल पैरामीटर वाले क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब मैं आपको स्पेशली सर्कुलर अरेंजमेंट ही पढ़ा रहा हूँ अभी तक। ठीक है, तो अभी मैंने आपको स्पेशली सर्कुलर अरेंजमेंट ही पढ़ाया है। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है सिंगल पैरामीटर क्वेश्चन। सिंगल पैरामीटर क्वेश्चन मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ अल्फाबेटिकल हो, मतलब सिंगल पैरामीटर, मतलब सिर्फ अल्फाबेट हो ABCD, इसको बोलते हैं सिंगल पैरामीटर। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बेटा डबल पैरामीटर। ठीक है, टू पैरामीटर क्वेश्चन। टू पैरामीटर मतलब ABCD भी होगा, ठीक है, साथ ही साथ उनका कुछ प्रोफेशन गिवन होगा, जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 8 लोग भी गिवन है, और साथ ही साथ देखो उनके यहाँ पे देखो प्रोफेशन भी गिवन है, देखो डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कपल वर्ड चाहिए। ठीक है, तो इनका भी एक सेटिंग अरेंजमेंट का पैटर्न होता है, ये सबसे ज्यादा पूछने आने वाले सेटिंग अरेंजमेंट है जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाए थे वो तो आते ही है बैंकिंग में, क्लरिकल में, प्रिलिमिनरी में, लेकिन ये जनरली आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे मेंस में। ठीक है, या फिर क्लरिकल के भी प्रिलिमिनरी में देखने को मिलेंगे, IBPS PO जैसे एग्जाम के, SBI PO जैसे एग्जाम के। ठीक है, करो सॉल्व करो ये वाला। बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनको आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम जाएगा। करो जल्दी जल्दी, क्या लिखा देखो, JPQRST UV आर द 8% सिटिंग इन अ सर्कल इन सच वे दैट ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, देखो सारे के सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं।
अरे यार ठीक है, दिख रहा है अभी, देखो स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली, अभी दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपरली। हाँ ठीक है, करो। ठीक है चलो स्टार्ट करता हूँ मैं, ध्यान दो। कितने लोगों का हो चुका है, डन करो मैसेज में। कितने लोगों का हुआ है, डन डन डन। ओके चलो बहुत बढ़िया। जिनका नहीं हुआ बच्चों ध्यान दो, बहुत ही बड़ा सवाल है ये। इसमें लिखा क्या गया है, ध्यान दो। इसमें ये लिखा गया है कि जेपी क्यू आर एस टी, ठीक है, आर 8 पर्सन्स सिटिंग इन अ सर्कल, ठीक है, इन सच अ वे दैट दे ऑल आर फेसिंग आउटसाइड। तो बेटा सारे के सारे लोग जो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग जो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तुम डायरेक्ट दिखा सकते हो क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ पे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट बोला गया है। ऑल आर फेसिंग आउटसाइड। अमंग देम 4 आर मैरिड कपल। बेटा देखो उसमें से 4 मैरिड कपल है। 4 मैरिड कपल मतलब 8 लोगों में 4 मैरिड कपल मतलब 4 मेल हो जाएंगे और 4 क्या हो जाएंगे बेटा, फीमेल। ये बाय डिफॉल्ट है। ईच हस्बैंड इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन है कि हर हस्बैंड जो है उसी के वाइफ के बाजू में बैठेगा।
प्रोफेशन ऑफ द मेल विद इन द ग्रुप इज डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, लेक्चरर। मतलब देखो हर एक मेल जो है, हर एक मेल जो है बेटा वो अपने वाइफ के बाजू में बैठेगा। ठीक है, हर एक मेल जो है अपने वाइफ के बाजू में बैठेगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो हर एक मेल जो है अपने वाइफ के बाजू में बैठेगा और प्रोफेशन जो है मेल के बीच में। ठीक है, प्रोफेशन जो है मेल के बीच में ये हमको बताया गया है, ये इसी तरह से जुड़ी होती है एकदम थीन एंड फैट वाली। ठीक है, तो आपको क्या बोला देखो कि यहाँ पे जो है बस हमको मेल के प्रोफेशन गिवन, फिर क्या लिखा देखो, अमंग द मेल्स ओनली आर द लॉयर एंड वी द साइंटिस्ट आर सिटिंग टुगेदर। इनका देखो कंडीशन क्या है, देखो बेटा सबसे पहले बोला गया है कि मैरिड कपल है चार, जिस वजह से हमने बोला कि चार मेल है चार फीमेल है। फिर ये कंडीशन दिया है कि हस्बैंड और वाइफ जो है साथ साथ बैठेंगे, मतलब जो जिसका हस्बैंड है वो उसी वाइफ के बाजू में, उसकी वाइफ के बाजू में बैठेगा। लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन है कि आर जो कि लॉयर है, मतलब आदमी है, मतलब मेल है, और वी जो कि साइंटिस्ट है, जो कि ये भी मेल है, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रोफेशन थे सिर्फ मेल के ऊपर गिवन थे। तो बेटा आर जो कि लॉयर है और वी जो कि साइंटिस्ट है, दोनों साथ में बैठेंगे। मतलब आर भी साथ में बैठेंगे और वी भी साथ में बैठेंगे, मतलब ये दोनों साथ में बैठेंगे, मतलब आर भी बैठ सकते हैं या फिर वी आर बैठ सकते हैं। ऐसा इनका बोलना है, भले ये मेल है लेकिन साथ में बैठ सकते हैं। U is the wife of lecturer and is seated second to the left of V। अब यहाँ पे बोला है उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं V को यहाँ पे ले लूँ तो बेटा V से सेकंड लेफ्ट हो जाएगा U। और U क्या है बेटा, लेक्चरर की वाइफ है। अब मैंने तुमको ब्लड रिलेशन में पढ़ाया था कि प्लस मतलब मेल होता है और फीमेल मतलब सर्कल मतलब फीमेल होता है, तो मैं सर्कल से थोड़ा डिनोट कर देता हूँ। और U जो है बेटा लेक्चरर की वाइफ है, तो मैं लिख देता हूँ ये लेक्चरर की वाइफ है। ठीक है, ये लेक्चरर की वाइफ है। किसके सेकंड लेफ्ट में, V के, और V कौन है, तो V है बेटा साइंटिस्ट और ये है मेल। समझ रहा है? अब तुम मुझे बताओ, अब तुम मुझे बताओ कि आर कहाँ बैठेगा, आर कहाँ बैठेगा, कोई बता सकता है मुझे? आर जो है वी का नेबर है, तो आर कहाँ बैठेगा, लेफ्ट में या राइट में? वी के राइट में बैठेगा, बाकी सारे लोग बताए राइट में। अच्छा लेफ्ट में क्यों नहीं बैठेगा, राइट में ही क्यों बैठेगा वी के, लेफ्ट में क्यों नहीं बैठेगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वो जो आपने पकड़ लिया है बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे बेटा आर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बेटा अगर मैं आर को यहाँ बैठा दूं तो आर की वाइफ की तो जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आर तो लॉयर है ना, तो आर की वाइफ तो लॉयर की वाइफ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लेक्चरर की वाइफ है, मतलब आर यहाँ पे आ नहीं सकता बेटा, मतलब आर को यही पे लेना पड़ेगा जो कि मेल है और जो कि क्या है, लॉयर है। अगर आर लॉयर है तो बेटा बाय डिफॉल्ट ये लॉयर की वाइफ यहाँ पे आएंगी। ठीक है, लॉयर की वाइफ यहाँ पे आएंगी। अगर यहाँ पे लॉयर की वाइफ आएंगी तो बेटा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वी की वाइफ आएंगी जो कि साइंटिस्ट की वाइफ हो जाएगी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा हर एक पत्नी को उसी के पति के बाजू में बैठना है, कंडीशन गिवन है ना। अगर बेटा लेक्चरर की वाइफ यहाँ पे है तो पक्का लेक्चरर यहाँ पे होगा, है ना, पक्का लेक्चरर यहाँ पे होगा। लेकिन आपको क्या बोला था, पूरे के पूरे लोगों में सिर्फ मेल में सिर्फ आर और वी ही साथ में बैठ सकते हैं, मतलब यहाँ पे मेल नहीं आएगा, यहाँ पे पक्का फीमेल आएगा, मतलब यहाँ पे पक्का मेल आएगा, है ना, क्योंकि चार मेल चार फीमेल हो गए थे। मतलब ये कौन है, तो ये डॉक्टर, ये क्या है, ये डॉक्टर की वाइफ है। इस तरह से पॉइंट्स बनेंगे आपके। अब इस पॉइंट में आप वैल्यू को पुट करो फटाफट। क्या लिखा आपने, पहले यहाँ पे वी लिखा, यहाँ पे आपने आर लिखा, यहाँ पे आपने यू लिखा। पॉइंट पढ़ते आगे। P is the wife of the doctor but Q is not the doctor। देखो बेटा P जो है वाइफ है किसके, डॉक्टर की। P जो है वाइफ है डॉक्टर की, लेकिन Q डॉक्टर नहीं है। अगर Q डॉक्टर नहीं है तो बेटा Q एक दूसरा आदमी है, वो कौन है, एस, सॉरी वो क्या है, लेक्चरर। अगर Q बेटा डॉक्टर नहीं है, Q इज नॉट अ डॉक्टर। देखो P जो है वाइफ है डॉक्टर की, लेकिन Q डॉक्टर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट Q लेक्चरर होगा ना। अब Q लेक्चरर क्यों होगा, क्योंकि Q को मेल कंसीडर करके बोला गया था कि Q डॉक्टर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट Q बेटा लेक्चरर हो गया। अगर Q लेक्चरर हो गया तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा, देखो एस इज द मेल, एस इज द मेल मतलब बेटा एक ही बाकी है जो कि एस क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। फिर क्या लिखा, देखो जे इज द वाइफ ऑफ लॉयर। अगर जे वाइफ ऑफ लॉयर है तो बच्चे वाली कौन है, तो बच्चा वाला मेरे हिसाब से है टी। टी जो है साइंटिस्ट की वाइफ हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझा? लेफ्ट में बैठेगा, लेफ्ट में नहीं बैठेगा गौरव, क्योंकि लेफ्ट में जगह ही नहीं थी उसके पास, उसके वाइफ के लिए जगह नहीं थी। समझा? सर वो पी साइड में ही क्यों आया, सर वो पी साइड में ही क्यों आया, पी कहाँ साइड में आया? हाँ पी के साइड में क्यों है,
पी के साइड में इसलिए क्यू है क्योंकि क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू को बाय डिफॉल्ट लॉयर बनना पड़ा। क्यू मेन ही कैसे सर? देखो बेटा, यहाँ पे पढ़ते वक्त बोलो क्या लिखा है कि पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। पी जो है डॉक्टर की वाइफ है, लेकिन क्यू डॉक्टर नहीं है। अब बेटा क्यू डॉक्टर नहीं है, जब ऐसा बोल रहा है तो उसका बोलने का मतलब है कि क्यू एक मेल है, वो डॉक्टर नहीं है, मतलब कोई और है। तो वो और क्या है? लेक्चरर है। क्यू के साइड में एस बैठ सकता था, क्यू के साइड में एस क्यू बैठेगा? एस तो मेल है ना। क्यू के साइड में एस कैसे बैठेगा? एस तो मेल है ना। और कुछ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? डाउट की है अभी भी? ठीक है, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड सर। कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है भाई। ठीक है, आपके एमबीए सीटी के एग्जाम यही आने वाला है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बैंकिंग के भी एग्जाम ये आता है, इससे भी खतरनाक रहते। अभी तो बस हमने स्टार्टिंग की है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो ये वाला आने वाला अब तुम इसको देख के डर जाएंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो ये वाला सॉल्व करो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये वाला। सबको दिख रहा है प्रॉपरली स्क्रीन पे कि बड़ा करूँ इसको? प्रॉपरली रीडिंग रीडेबल है कि नहीं सबके लिए कि इसको बड़ा करना है इस इमेज को? चलो होपफुली क्लियर ही होगा। थोड़ा बड़ा कीजिए प्लीज। ओके। ठीक है, देखो आई थिंक बड़ा हो चुका है। जूम कर सकते? अच्छा हाँ, जूम कर सकते ना तुम? कैसे जूम करके देख सकते ना तुम लोग? तुम मेरे को बड़ा करने को बोल रहे हो, फिर मेरे को जगह नहीं रहेगी सॉल्व करने के लिए। कोई नहीं, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने के लिए मैं आपको 6 मिनट 7 मिनट देता हूँ। ठीक है, मैं 8:43 में स्टार्ट करूंगा।
बोलो आ रहा है क्या आपको? बोलिए आया किसी को आप में से? जल्दी बोलो, सॉल्व करूं मैं? सॉल्व करूं बच्चों मैं? थोड़ा थोड़ा आया है, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन देख के मजा तो आया होगा एटलीस्ट कि भाई हाँ क्वेश्चन का है भाई, कुछ तो लेवल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, ध्यान दो सब लोग, रिपीट के बारे में मत बोलो, मुझे रिपीट करना है करके ध्यान से सुनो। क्या लिखा है देखो, पहले हम इसको पहले डिटेल में लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, देयर आर 8 मेंबर MNOPQRS एंड T दे गॉट डिफरेंट रैंक्स इन मेकिंग एग्जाम 28 32 36 5 11 7 16 एंड 18, अलग अलग रैंक्स गिवन है आप लोगों को। और साथ ही साथ गिवन क्या देखो, दे ऑल आर सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल। देखो ये सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं एट इक्वल डिस्टेंस एंड फेसिंग सेंटर। क्यू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। क्यू जो है बेटा एस के इमीडिएट लेफ्ट में है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सर्कल बना के, सर 8 लोग दिखा के डायरेक्ट डायरेक्ट क्यू बैठा हो, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठा हो। देखो बेटा ऐसा मैं कर भी लूंगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब ऐसे टाइप के सवाल आते हैं ना, बड़े लेंदी सवाल, तो बेटर होता है कि आप पहले पॉइंट को सॉर्ट आउट कर लो, पहले पॉइंट्स को लिख लो एक पेज पे पूरा, और फिर वो पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करो जो पॉइंट आपके लिए लगता है कि फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, उसी तरह से जो है आप क्या कर सकते हो प्रॉपरली, मतलब मतलब डायग्राम को क्रिएट कर सकते हो। अगर तुमने एस के लेफ्ट में क्यू है इतना बैठा के यहाँ पे रख दिया डायग्राम में, तो हो सकता है कि डायग्राम आगे ना बढ़े, इसलिए आप पहले पॉइंट को जो इस तरह से लिख लो। क्या लिखा देखो, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के थर्ड लेफ्ट में बेटा कौन है? टी है। ठीक है, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ। मतलब कौन इमीडिएट नेबर है? टी। टी के बारे में बोला गया। ठीक है, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ द वन हुज रैंक इज लोएस्ट prime number and one whose rank is a perfect square which is less than 29। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ऐसे सुनो। यहाँ पे क्या देखो बेटा, टोटल नंबर जो है 28 32 36 5 11 7 16 और 18, ऐसे अलग अलग रैंक है। मतलब 8 लोगों ने बेटा बैंक का एग्जाम दिया, तो बैंक के एग्जाम में इनको रैंकिंग दी गई कि इनका ऐसा ऐसा रैंक इनको मिला है बैंकिंग एग्जाम में। हमको जो है उनको सिटिंग अरेंजमेंट में बैठाना है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि किसको क्या रैंक मिला। यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है कि टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में बेटा टी है। और टी के बारे में बोला गया, देखो एंड के बाद का सेंटेंस पहले पर्सन को बिलोंग करता। टी के बारे में क्या बोला गया है कि टी जो है बेटा, टी जो है वो टी के बारे में क्या बोल रहा है, आंसर करो। टी के बारे में क्या बोल रहा है कि टी जो है इमीडिएट नेबर है किसका? दो लोगों का। किसका? एक ऐसा इंसान जिसका रैंक जो है लोवेस्ट प्राइम नंबर है। मतलब टी जो है बेटा एक इमीडिएट नेबर है किसका? एक ऐसा बंदा, ठीक है, जिसका रैंक जो है लोवेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, लोवेस्ट प्राइम नंबर है। और एक ऐसे बंदे का टी जो है नेबर है, ठीक है, जिसका जो है नंबर जो है क्या है, रैंक का नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जिसका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर जो बेटा लेस देन 20 रैंक। अब यहाँ पे कितने परफेक्ट स्क्वायर है? एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? यहाँ पे 16। और उसने बोला वो जो परफेक्ट स्क्वायर है ना वो जो है लेस देन 29 वाला है, तो लेस देन 29 वाला मतलब बेटा 16, मतलब पक्का यहाँ पे 16 है। मतलब टी का एक नेबर लोवेस्ट प्राइम नंबर होगा। ठीक है, द वन हुज रैंक इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर। लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? अब यहाँ पे सारे प्राइम नंबर में बेटा सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5। तो बेटा 5 यहाँ पे आएगा सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर। मतलब टी के जो दोनों नेबर है, ठीक है, टी के जो दोनों नेबर है उसमें से बेटा एक नेबर हम ऐसा बोलेंगे, टी का एक नेबर जो है 5 है, तो एक नेबर 16 है। ऐसा भी हो सकता है, फिर अल्टरनेट भी हो सकता है 16 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। बोलो ये पॉइंट क्लियर है सभी को?
ये पॉइंट क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट क्या लिखा देखो, एन क्या लिखा, द पर्सन हुज रैंक इज 36 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट में, पी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट और ये थर्ड राइट, तो बेटा यहाँ पे आएगा 36, मतलब पी के थर्ड राइट में वो बंदा बैठेगा जिसकी रैंक 36 है, ठीक है। और बाद में क्या लिखा है, n sits second to the right of the one whose rank is single digit prime number, मतलब l जो n जो है वो उस बंदे के सेकंड राइट में है जिसका रैंक जो है सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, लेकिन वो लोवेस्ट प्राइम नंबर नहीं है। अब सिंगल डिजिट प्राइम नंबर एक तो ये था और ये था, और लोवेस्ट तो ये है बेटा, मतलब ये वाला है वो, मतलब 7 के जो है, 7 के जो है n सीट सेकंड टू द राइट, तो n जो है बेटा 7 के सेकंड राइट में, इनका बोलना इनडायरेक्टली ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बोला गया है ना इसका मीनिंग बेटा ये होगा कि 7 के सेकंड राइट में n है। होपफुली ये पॉइंट अंडरस्टूड है। मैं डबल से बोलता हूँ देखो, n सीट सेकंड टू द राइट, n जो है सेकंड राइट है, किसके सेकंड राइट है, ऐसे बंदे के जिसका रैंक जो है सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है लेकिन लोवेस्ट नहीं, तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर दो है हमारे पास, 5 और 7, उसमें से लोवेस्ट नहीं मतलब 7 है ना। The one whose rank is 7 is not just near to m, मतलब जिसका रैंक 7 है बेटा उसका नेबर m नहीं है, मतलब m जो है नेबर नहीं है किसका, 7 वाले का। The one whose rank is fifth sits third to the right of o, मतलब o के थर्ड राइट में, जिसका o जो है o के थर्ड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट और थर्ड राइट, मतलब o के थर्ड राइट में जो है बेटा ऐसा बंदा है जिसका रैंक क्या है, 5 है, ठीक है। एंड अपोजिट टू s, और ये जो बंदा है 5 वाला बेटा ये अपोजिट बैठेगा s के, एस के अपोजिट, मतलब जो डायग्राम बनेगी ना सर्कल में उसमें अपोजिट में आएगा, ये 5 वाला बंदा एस के अपोजिट में आएगा। फिर क्या लिखा है हमारे पास, देयर आर ओनली 2% बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में बेटा सिर्फ दो ही लोग हैं, क्यू और पी के बीच में सिर्फ दो ही लोग हैं। द वन हुज रैंक इज सेकंड हाईएस्ट इवन नंबर इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, जिसका रैंक बेटा हाईएस्ट नंबर इवन नंबर है, मतलब हाईएस्ट इवन नंबर है, सेकंड हाईएस्ट, सॉरी सेकंड हाईएस्ट इवन नंबर है, सेकंड हाईएस्ट इवन नंबर कौन सा है, 32, जिसका रैंक जो है बेटा सेकंड हाईएस्ट इवन नंबर है, वो किसके राइट में बैठा है, क्यू के, वो सेकंड राइट में, किसके, क्यू के, बेटा क्यू के सेकंड राइट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू, क्यू का सेकंड राइट फर्स्ट राइट और ये है सेकंड राइट जहाँ पे आएगा 32। जब मैं नीचे में एरो दूं तो बेटा समझना राइट लेफ्ट है, जब मैं एरो ना दूं तो समझ लेना गैप है दोनों के बीच में। और लिखा क्या है देखो, the one whose rank is second highest even number sits second to the right of q but not is near to n, मतलब ये जो 32 है बेटा ये n का नेबर नहीं है, मतलब 32 के बाजू में n नहीं होना चाहिए। m एंड r डोंट सिट अपोजिट टू ईच अदर, मतलब m और r जो है बेटा अपोजिट में नहीं बैठेंगे, m और r जो है ऐसे अपोजिट में नहीं बैठेंगे, ठीक है। m रैंक इज अ प्राइम नंबर, मतलब m की रैंक जो है बेटा प्राइम नंबर, मतलब m जो है इसकी रैंक जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड s की रैंक जो है 5 टाइम्स, s की रैंक जो है 0.5 टाइम्स है किसके, n के, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स है, तो अब ये सारे पॉइंट्स को जो है आपको दिमाग में रख के डायग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, बोलो कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे डायग्राम को। कौन से पॉइंट से स्टार्ट करो, क्यू और एस से स्टार्ट करते हैं, मेरे हिसाब से क्यू और एस से रिलेटेड कुछ लिंक मिलेगी हम लोगों को, चलो उससे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्यू और एस से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो कितने लोग हैं, तो आपको पता है टोटल लोग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिखा देखो, ऑल आर सेटिंग फेसिंग सेंटर, ठीक है, सारे सारे सेंटर फेस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें फेसिंग की, ठीक है, ऐसा बोला गया। फिर क्या लिखा देखो, एस के लेफ्ट में बेटा क्यू है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में बेटा क्यू है। चलो अब ये तो पॉइंट पता लग गया, अब और कौन सा पॉइंट है देखो, क्यू के बेटा सेकंड, देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट, क्यू के सेकंड राइट में 32 है, क्यू का फर्स्ट राइट सेकंड राइट बेटा यहाँ पे जो भी बंदा आएगा उसके पास 32 नंबर रहेगा, और वो किसका नेबर नहीं है, एन का, मतलब बेटा एन पक्का यहाँ पे नहीं आएगा,
चलो एक पॉइंट यहाँ तक पता लग गया हम लोगों को, मतलब ये एक पॉइंट क्लियर हो गया, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या देखो Q और P के बीच में धोखा गया, Q 1 2 P यहाँ पे आ सकता है, चांसेस है लेकिन कंफर्म नहीं है। Q 1 2 P यहाँ पे भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है। मतलब मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे एक तो P आएगा या फिर 1 2 बेटा यहाँ पे P आ सकता है, ठीक है, दोनों में से एक जगह पे P आएगा। और P के जो है फिर थर्ड राइट में 36 है, तो P के थर्ड राइट में 36, P अगर यहाँ पे है तो P का राइट जो है, P का राइट कौन सा है, P का राइट इधर आएगा, 1 2 3, चलो कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा ये वाला पॉइंट देखो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो S के अपोजिट में बैठना है 5 को, अगर S के अपोजिट में बैठना है बेटा 5 को तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो सकता है, ठीक है, S के अपोजिट में बैठना है 5 को। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि S के अपोजिट में बैठेगा 5, मतलब ये जो 5 नंबर का जो जिसके पास भी 5 नंबर है वो S के अपोजिट में बैठेगा, ठीक है, इस तरह से। और क्या पॉइंट है, और जो S के अपोजिट में जो 5 बैठेगा ना बेटा वो जो है O के फर्स्ट सेकंड थर्ड, O के थर्ड राइट में, तो O का थर्ड राइट कैसे आएगा, तो ये यहाँ पे अगर मैं O को ले लूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे O पक्का आएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक, पक्का, ठीक है। आप ही बताओ मुझे अब कौन सा पॉइंट बैठाना है, चलो आपसे पूछ पूछ के डायग्राम करेंगे, बताओ कौन सा पॉइंट बैठा हूँ मैं अभी, Q और P को बैठा हूँ मैं, Q और P बैठेगा कि कंफर्म, Q और P कंफर्म नहीं है ना, Q और P की जगह बेटा कंफर्म नहीं हो रही ना, अच्छा हो रही है, हो रही है, हो रही है शायद, ओके हो रही है, हो रही है, क्योंकि Q और P की जगह कंफर्म है, चलो बराबर है, Q और P की जगह कंफर्म है। रीजन क्या है, देखो Q यहाँ पे, तो बेटा दो गैप के बाद हमको P चाहिए है ना, Q 2 गैप P, Q 1 2 गैप P इधर हो सकता है, Q 1 2 गैप P यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन भाई दो जगह है Q और P की, हम कंफर्म नहीं बोल सकते भाई कि Q और P के तो दो जगह है। अब जो बच्चे Q और P बोल रहे बेटा वो कंफर्म नहीं है, कौन सा बैठा हूँ, T को बैठा हूँ अपने हिसाब से, अच्छा हाँ T को बैठा सकते हैं, क्योंकि T जो है वो कहीं ना कहीं, T जो है देखो यहाँ पे T जो है ना बेटा कहीं ना कहीं जो है 5 का नेबर है ना, T अगर 5 का नेबर है तो T को बैठा के हम M को चेक कर सकते हैं, M और R को बैठाऊं मैं, M और R बेटा एक दूसरे के अपोजिट में नहीं बैठेंगे ऐसा बोला है, बैठेंगे बोला होता तो आसान होता। और बोलो और कोई पॉइंट है आपके पास, T और M, चलो ट्राई करके देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं, देखो क्या ट्राई करेंगे, देखो अभी हमको जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया है, ये वाला पॉइंट हो गया है, चलो ये भी पॉइंट हो गया। अब मैं इसमें देखता हूँ, देखो टी का बेटा एक नेबर 5 है, टी का एक नंबर 5 है, मतलब अगर 5 यहाँ पे आया, ऐसे सुनो मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ पहले, अगर 5 यहाँ पे आया तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा टी को यहाँ पे लेके देखता हूँ, अगर टी यहाँ पे आया तो बेटा 16 यहाँ पे आएगा पक्का, है ना, 16 यहाँ पे आएगा। और अगर टी जो है अगर यहाँ पे है तो टी जो है एम के थर्ड लेफ्ट में है, तो क्या ये एम के थर्ड लेफ्ट में आ सकता है, अगर मैं एम को यहाँ पे लूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट आ सकता है, मतलब बेटा एम यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे आया तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ये टी आने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन केस, अब ध्यान से सुनो, अगर इन केस बेटा मैं टी को यहाँ नहीं लेता, ठीक है ध्यान से सुनो, अगर इन केस बेटा मैं टी को यहाँ नहीं लेता और टी उसकी जगह पे फॉर एग्जांपल इस जगह पे लेता, मैं टी को इधर ले लेता फॉर एग्जांपल, तो 16 यहाँ पे आता, लेकिन टी को बेटा एम के थर्ड लेफ्ट में आना, तो क्या ये एम के थर्ड लेफ्ट में आ सकता था, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि एम के थर्ड लेफ्ट के लिए जगह ही नहीं, मतलब टी की पोजीशन कंफर्म होगी, मतलब हम हिट एंड ट्रायल नहीं मार रहे, हम पक्का बोल रहे हैं कि टी की जगह कंफर्म होगी। तो बेटा टी यहाँ पे पक्का आएगा, क्योंकि टी जो है 5 का नेबर है, तो टी यहाँ पे पक्का आएगा। अगर टी यहाँ पे पक्का आ गया, ठीक है, तो बच्चों जो है टी के कारण जो है एम आ जाएगा, क्योंकि एम के थर्ड लेफ्ट में टी को आना है, तो एम के थर्ड लेफ्ट में टी, तो एम यहाँ पे पक्का आएगा, एम के थर्ड लेफ्ट में टी, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, देखो करके देखो दिमाग में लेफ्ट इधर ही जाएगा, ठीक है। चलो अब टी के कारण अगर ये 5 यहाँ पे आया तो पक्का 16 यहाँ पे आएगा, है ना,
16 यहाँ पे आएगा। अब देखो n की ये पोजीशन नहीं थी बच्चों, अगर n की ये पोजीशन नहीं थी मतलब पक्का n जो है इन दोनों में से एक जगह पे आएगा। लेकिन देखो हमको p को भी तो लेना है, मतलब p इस जगह पे अगर आएगा या इस जगह, दोनों में से एक जगह पे p आएगा। अच्छा n का भी एक पोजीशन हो रहा है यार, रुको एक मिनट। अच्छा m का नेबर कौन नहीं है, 7 नहीं, चलो m का नेबर 7 नहीं, मतलब यहाँ पे 7 नहीं आएगा। और कौन सा पॉइंट है, m के अपोजिट में r नहीं बैठे, मतलब यहाँ पे पक्का r नहीं आएगा। कौन कौन से एलिमेंट बाकी है, 3 एलिमेंट बाकी है ना, r भी बाकी है। ओके कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे हिट एंड ड्राई से आ ही जाएगा डायग्राम में, लेकिन डायरेक्ट ट्राई करना चाहता हूँ मैं। अच्छा एक पॉइंट है, देखो एक पॉइंट है, 7 के सेकंड राइट में n को आना है। तो चलो अगर मैं 7 इसको ले लूँ, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब मेरी बात सुनो बेटा, 7 के सेकंड राइट में n को आना है, मतलब अगर 7 इसको ले लूँ तो इसके सेकंड राइट में n यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो नहीं आने वाला है। ओके ओके ठीक है, 7 के सेकंड राइट में n को आना है, तो 7 तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, मतलब 7 का सेकंड राइट n ऐसे नहीं आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, 7 के सेकंड राइट में n को आना है। 7 तो t भी तो 7 हो सकता है, 7 के सेकंड राइट में n को आना है। और n की जो वैल्यू है उसका आधा जो है s होना चाहिए। अगर n की वैल्यू का आधा बेटा s होना चाहिए, तो आधा आधा कहाँ पे हो सकता है, एक तो 36 और 18 में आधा हो सकता है ना, या फिर 32 और 16 में आधा हो सकता है। और s की वैल्यू आधी है, मतलब s की वैल्यू एक तो 18 आएगी या फिर s की वैल्यू एक तो 16 आएगी, दोनों में से एक आएगी। तो s की वैल्यू 18 या 16 पुट करके देख सकते हैं हम लोग। अब देखो s की वैल्यू 18 या 16 दोनों में से एक आने वाली, ध्यान से सुनो, s की वैल्यू जो है बेटा 18 या 16 दोनों में से एक आएगी ना, क्योंकि s की वैल्यू देखो n से आधी होनी चाहिए, देखो आधा होने के लिए एक ही चांस है, देखो यहाँ पे 16 का आधा, सॉरी 32 का आधा 16, या फिर देखो 18 जो है 36 का आधा है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट कंफर्म बोल सकते हैं कि s की वैल्यू बेटा अगर 18 आ सकती है, 16 नहीं आएगी, क्योंकि 16 तो ऑलरेडी इधर आ गया है ना, मतलब s तो यही पे, मतलब s पक्का 18 है। अगर s पक्का 18 है तो बेटा मेरे हिसाब से n पक्का 36 होगा। क्या लगता है तुमको, सही जा रहा हूं मैं? 32 n का नेबर नहीं है, हाँ तो ठीक है ना। चलो तो हमें नंबर भी पता लग रहा है, तो ठीक है, नंबर से भी सॉल्व हो जाएगा ना डायग्राम, कोई बात नहीं। मतलब बेटा n जो है 36 है, अगर n 36 है तो n आएगा कहाँ पे यार, चलो यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 32 आ गया। सर p के सेकंड राइट में 36 होना, हमें p के सेकंड राइट में 36, अगर p के सेकंड राइट में 36, p यहाँ पे सॉरी थर्ड राइट, अगर p यहाँ पे ले लो तो 1 2 3 36 ये हो सकता है, p यहाँ पे ले लो तो 1 2 3 ये 36 हो सकता है, लेकिन 36 तो होगा। अच्छा कंफर्म हो गया ना, n की वैल्यू 36 है, देखो n यहाँ पे नहीं आ सकता है, 5 यहाँ पे तो यहाँ पे भी n नहीं आएगा, मतलब n पक्का ये पे आएगा ना, हो गया कंफर्म। n देखो n बेटा 36 की वैल्यू है, तो n 16 है यहाँ पे, तो n यहाँ पे नहीं आने वाला, और n 5 तो हो ही नहीं सकता, n 36 मतलब ये पक्का यहाँ पे आएगा, है ना। और देखो बेटा p के जो है, p के थर्ड राइट में 36, तो p अगर यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 थर्ड राइट 36 होना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे p लेता हूँ तो p का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट 36 होना चाहिए, मतलब पक्का p यहाँ पे आएगा। अगर पक्का p यहाँ पे आएगा तो r पक्का यहाँ आ जाएगा। हो गया डायग्राम सॉल्व, अभी बस वही पता बैठाने बाकी है आपके। ठीक है, अब क्या क्या बैठाना बाकी है, ये तो पक्का 16 है, ठीक है, ये तो पक्का 5 हो गया। अब 7 को देखते हैं, 7 के सेकंड राइट में n होना चाहिए, तो बेटा अगर मैं 7 इसको ले लूँ तो 7 के सेकंड राइट में n हो गया। ठीक है, और क्या है देखो 32 की बात करें, 32 भी हो गया, 36 भी हो गया, 18 भी हो गया, 32 भी हो गया, 7 भी हो गया, 5 भी हो गया, 36 भी हो गया। कौन से नंबर बाकी देखो ना अभी, m जो है, m के बारे में कुछ बोला गया, देखो कि m की रैंक जो है प्राइम नंबर ही होनी चाहिए, तो बेटा m की रैंक प्राइम नंबर होनी चाहिए, तो कौन सा प्राइम नंबर बाकी है, मेरे हिसाब से 11 ही एक प्राइम नंबर बाकी है, तो m की रैंक 11 हो जाएगी। m की रैंक अगर 11 हो गई तो q की रैंक मेरे हिसाब से 28 हो जाएगी। हो गया डायग्राम सॉल्व।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि सबको? अच्छा था ना ये पजल, थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला था ना, अच्छा था मेरे हिसाब से ये पजल। मुझे लगा नहीं इतना इतना माहौल करेगा ये पजल। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी तरह के पजल आते हैं बेटा एग्जाम में, तो उसके लिए आपको तैयार होना ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, इसी टाइप के हम पजल और पढ़ेंगे। आपका बस इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, मैं बहुत सारे पजल पढ़ाऊंगा आपको।